वेरी गुड आफ्टरनून टीम एजुकेशन इंडिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं एनके सिंह विज्ञान विषय के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? निशा जी, निधि जी, मनोज जी, समान अध्ययन राजकुमार जी, अभिलाषा तिवारी जी, दिया जी, बबलू सिंह जी, रंजना पाठक जी, जया रावत जी, शिखा जी, चलिए नीतीश कुमारी जी, भूपेंद्र जी, सक्सेना जी, हाँ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट, हाँ सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। बात हम कर रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर, रुधिर परिसंचरण तंत्र पर, और उसके अंतर्गत बहुत ढेर सारी बातें हमने कर ली थी और बहुत सी ढेर सारी बातें अभी करनी बाकी हैं। आज का पूरा जो आपका रहेगा क्लास वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगा, तो तनिक भी इधर उधर आप नहीं करेंगे। जैसे कि आपका जो है बिहेव है, ठीक है, उस तरीके से नहीं, एकदम सीधे बच्चे की तरह से रहना है और पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर केवल मेरी बातों को सुनना है, ठीक है। क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा, निसंदेह मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि न तो आपने उस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा होगा और न ही यह किताबों में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो बहुत कुछ नया आज आपको सीखने को मिलेगा और मैं चाहता भी हूं कि मेरे अंदर जो कुछ भी हो वो आपको सारे रसपान करा दिया जाए। तो कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को केवल सुनने और समझने का आज केवल प्रयास करिएगा। मैंने आपको बताया था कि कैसी किसी तरह से जो अगर हमें रुधिर आधान करना है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। दो बातों का नहीं, केवल एक बात का ध्यान रखना है। क्या? केवल एक बात का याद ध्यान ये रखना है कि एंटीजन कभी भी एंटीबॉडी के समान नहीं हो सकता। एंटीजन कभी भी एंटीबॉडी का समान नहीं हो सकता। अगर एंटीजन एंटीबॉडी के समान हुआ तो आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं वे आपस में चिपक जाएंगी और चिपक जाने के पश्चात ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। पुनः मैं एक बार आपको रिकैप कर रहा हूं जो पिछले एपिसोड में आपने देखा था उसी बात को, ठीक है। हमने आपको यह बताया था कि लैंडस्टीनर ने महोदय ने यह बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति के रुधिर वर्ग में ए एंटीजन पाया जाता है, ए एंटीजन पाया जाता है, तो उसका रुधिर वर्ग जो हो जाएगा, उसके रुधिर वर्ग का हम निर्धारण कर सकते हैं, अर्थात उसका रुधिर वर्ग ए हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में बी एंटीजन पाया जाता है तो उसका रुधिर वर्ग बी हो जाएगा। किसी में दोनों पाए जा रहे हैं तो उसका रुधिर वर्ग ए भी हो जाएगा और किसी में नहीं पाया जा रहा है तो उसका रुधिर वर्ग ओ हो जाएगा। अब यहां पर मैंने काफी कमेंट्स देखे थे और कमेंट्स के में ये लिखा था कि अगर सर किसी में एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो उसमें कैसे एंटीबॉडी का निर्माण होगा। मैं फिर से अपनी बातों को रिपीट कर दे रहा हूं कि जब कोई बैक्टीरिया हम पर हमला करता है तो वो एंटीबॉडी जो होता है वह प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होता है, वह एक अलग प्रकार का एंटीबॉडी होता है, इससे कोई भी इसका लेना देना भी नहीं है। और जबकि अगर मैं ब्लड के बारे में बात कर रहा हूं तो ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी जो पाए जा रहे हैं, जो ये एंटीजन जो मैं बात कर रहा हूं, इसका संबंध प्रतिरक्षा से नहीं है, ये अलग प्रकार का, ये रुधिर वर्ग का निर्धारण कर रहा है। आगे हम चलकर बात करेंगे। बेसिकली किसी भी व्यक्ति के रुधिर वर्ग का जो निर्धारण किया जाता है एक जीन होता है, एक जीन के माध्यम से किया जाता है। एक जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में कौन सा रुधिर वर्ग होगा और उस जीन का नाम जो होता है आइसे हीमोग्लोबिनाइजेशन। तो ये इस नाम का एक जीन होता है, इस जीन के कार्ड ही किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग का हम बंटवारा कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई नहीं है तो वो ओ हो जाएगा। अगर एंटीबॉडी का हमने बात किया था, एंटीबॉडी का, तो अगर किसी को नहीं पता है तो आप सीधे तिर्यक गुणा कर दीजिए, ए यहाँ पे लिख दीजिए, बी यहाँ पे लिख दीजिए, ए बी यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दीजिए। ये एंटीबॉडी का निर्धारण कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका रुधिर वर्ग क्या है? बी है। आपका रुधिर वर्ग क्या है? बी। तो अगर बी आपका रुधिर वर्ग होगा तो निश्चित रूप से आप में एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। और एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा? ए पाया जाएगा। मान लीजिए आपका रुधिर वर्ग ए बी है तो आप में एंटीजन ए बी पाया जा रहा है लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जा रही है, ठीक है। तो यानी कि यहां से एक चीज तो पॉइंट आउट हो गया। क्या पॉइंट आउट हो गया? कि एंटीजन कभी भी किसी भी
परिस्थिति में समान नहीं हो सकती है। अगर समान होगी तो रुधिर आधान की क्रिया नहीं होगी, अगर असमान रहेंगी तो रुधिर आधान की क्रिया यानी रुधिर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, लेन देन की क्रिया संपादित कर सकते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप रट्टा करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको रुधिर दान कर सकता है, नहीं कर सकता है, ए वाला किसको दान कर सकता है, नहीं कर सकता, इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो अगर रुधिर के चैप्टर से कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से 100% क्वेश्चन आएगा। और मेरा अगर आए भी ना तो मेरा ये उद्देश्य है कि आप कुछ यूनिक चीजों को पढ़कर जाएं, समझ कर जाएं, ताकि आप हमको याद करते रहें। ठीक है, चलिए देखिए, अब मेरी बात देखिए, मैं रुधिर आधान की बात करता हूं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करता हूं। रुधिर आधान की अगर मैं बात करूं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर मैं बात करूं, तो कैसे रुधिर आधान होगा? तो हमने कहा है कि केवल एक शर्त आप याद रखिएगा, क्या कि कभी भी एंटीजन कभी भी एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए। एंटीजन एंटीबॉडी के समान होगा तो रुधिर आधान नहीं होगा। कुछ कमेंट्स आए, मैं देख लेता हूं। मैंने विभूति श्री जी, हमने आपको बता दिया कि वो एंटीजन एंटीबॉडी अलग प्रकार का है। कौन सा ऐसा विटामिन? प्रभात जी, मैं विटामिन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं विटामिन की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ओ पॉजिटिव क्या होता है? फिर आप रुचि पांडे जी, ओ पॉजिटिव, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अभी मैं आरएच फैक्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी जब आरएच फैक्टर पे आऊंगा तो पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बात करूंगा। ठीक है, चलिए, जब जो आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, चलिए मृदुल जी, चलिए, अब यहाँ पे मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए अब मेरी बात ध्यान समझिए, अब कैसे होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है जिसका रुधिर वर्ग ए है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कमेंट एकदम बंद कर दीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, दूसरे व्यक्ति का रुधिर वर्ग बी है, तीसरे व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या है? ए बी है, और चौथे व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या है? ओ है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ए वाला व्यक्ति किसको रुधिर दान कर सकता है, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि ए वाला किससे रुधिर ले सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये जो हमने इधर लिखा है ये दाता की एक श्रेणी है, और इधर मैं लिख रहा हूं क्या? इधर मैं लिख रहा हूं ग्राही, यानी कि जो रिसिपिएंट होता है, जो ग्रहण करता है। तो कौन? ए वाला क्या ए को रुधिर दे सकता है? ए वाला क्या बी को रुधिर दे सकता है? ए वाला क्या ए बी को रुधिर दे सकता है? क्या ए वाला ओ को रुधिर दे सकता है कि नहीं दे सकता है? इसी को हमको समझना है। ठीक है, तो अब कैसे हम ये देखेंगे? आप सिंपल क्या करेंगे, एक तरफ जो है एंटीजन लिख देंगे, सीधे सीधे एक तरफ एंटीजन लिख देंगे। कैसे एंटीजन लिखेंगे? हम कहेंगे कि ए बताइए कि ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि सर ए पाया जाएगा क्योंकि वही रुधिर वर्ग वही एंटीजन होगा। हम कहेंगे बी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि बी पाया जाता है क्योंकि वही रुधिर वर्ग वही एंटीजन होगा। अगर हम कहेंगे ए बी में कौन सा पाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर फिर आप बार बार पूछ रहे हैं, ए बी ही होगा क्योंकि तभी तो वो ए बी है। हम कहेंगे ओ में कौन सा होता है बता दो, तो कहेंगे आप इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपने इसके साथ में एंटीजन लिख दिया। अब एंटीबॉडी का नाम यहाँ पे आता है। ये जो रुधिर वर्ग है जिसमें हमको ये देखना है कि ये वाले जो है इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो इसके साथ में आप एंटीबॉडी लिख दीजिए। एंटीबॉडी, तो ए में कौन सा एंटीबॉडी होगा? उल्टा, ए है तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए है बी है तो कौन सा एंटीबॉडी होगा इसमें? ए हो जाएगा। अगर ए बी है, ए बी, तो ए बी में दोनों पाए जा रहे हैं यहाँ, तो कोई एंटीबॉडी। और ओ में कौन सा एंटीबॉडी होगा? ए और बी दो प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ में हमने एंटीजन लिख दिया, इसके साथ में हमने एंटीबॉडी लिख दिया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, बस केवल एक चीज यही करना था कि इसके साथ में हमने आसान सी प्रक्रिया ए बी ओ इधर लिखो, ए बी ओ इधर लिखो, एक के साथ में एंटीजन लिखो, एक के साथ में एंटीबॉडी लिखो। और एंटीजन एंटीबॉडी को तो हमें लगता है सभी लोगों को याद हो गया होगा, कहीं से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मैं किसी भी चीज को रटाने में विश्वास एकदम नहीं रखता हूं, आप चीजों को समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे
हमने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है। क्या कॉन्सेप्ट दिया है? हमने कॉन्सेप्ट आपको यह दिया है कि एंटीजन एंटीबॉडी के कभी भी समान नहीं हो सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी के कभी भी क्या नहीं हो सकता है? समान नहीं हो सकता है। जब हम ब्लड को देंगे किसी को तो केवल इसी बात का हम ख्याल रखेंगे। तो ख्याल आप भी रखिए। देखिए, ए और यहां पे बी दोनों क्या हैं? असमान। असमान अगर रहेंगे तो रुधिर का दान किया जा सकता है। अर्थात ए रुधिर वर्ग वाले को दान कर सकता है अपना ब्लड ग्रुप। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कंसंट्रेट हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? विपरीत हैं, और विपरीत अगर रहेगा तो रुधिर दान होगा। हमने कहा है ना कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा क्या होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। तो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? विपरीत है, तो रुधिर दान यहां पर होगा। अब यहां पर ए है, यहां पर ए है, समान हो गए। जहां पे समान है तुरंत आप करिए गलत, क्योंकि नहीं, ये रुधिर आधान नहीं हो सकता। गलती आप कर रहे हैं। ए समान है, यहां पर ए है, यहां पर कुछ भी नहीं है, असमान है, डिफरेंट है, तो यहां पे रुधिर दान होगा। यहां पर ए लिखा है, यहां पे ए और बी लिखा है, लेकिन ए तो है, तो इसका मतलब है यहां पे रुधिर दान नहीं होगा। यानी अब यहां से आपको क्वेश्चन क्या मिल गया? मिल गया ये कि ए रुधिर वर्ग वाला जो है वह ए को दान कर सकता है, ए बी को दान कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन किसको दान नहीं कर सकता है? तो बी को दान नहीं कर सकता है और ओ को दान नहीं कर सकता है। ये पहली लाइन समझ में आ गई? जरा सभी लोग कमेंट करेंगे। पहली लाइन समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो बताइए। पहली लाइन समझ में आ गई? कमेंट करेंगे तेजी से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ, क्लियर है, बिल्कुल सही, क्लियर होना ही चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। सक्सेना जी, संगीता जी, सुप्रिया जी, अर्चना जी, निशा जी, रुचि जी, बस इसी तरीके से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए, अब मेरी बात ध्यान समझिए। जब ये पहली लाइन आपने समझ लिया, जब ये पहली लाइन आपने कवर कर लिया, ठीक है, जब पहली लाइन आपने कवर कर लिया तो बाकी कोई और दिक्कत नहीं होगी, कोई और दिक्कत नहीं होगी। मैं कलर केवल चेंज कर रहा हूं। देखिए, अब दूसरे लाइन पे आ जाइए। ठीक वही काम। बी क्या है? समान है। बी क्या है? समान है, तो तुरंत करिए गलत। बी और ए असमान है, असमान होगा तो सही। बी और ए बी यहाँ पे कोई नहीं है, तो क्या है? असमान है तो करिए सही। यहाँ पर बी दिया गया है, बी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आसान है। उसके पश्चात यहाँ पे देखिए, ए है और बी है, यहां पर बी मिल जाएगा इस बी से, तो क्या करिए? तुरंत गलत। जहां पे ये मिलने की कोशिश करिए तुरंत उसको कट कर दीजिए कि नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। मिले वो तो जीवन को खतरा हो जाएगा। मिलना नहीं चाहिए कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी के। ठीक है, अब ए और ए क्या हो गया? समान हो गया, समान हो गया, तो करिए ना गलत। यहाँ पे कर देंगे क्या? गलत। अब यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, असमान है, तो यहाँ पे कर दीजिए सही। असमान हो गए। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पर ए बी है, तो क्या हो जाएगा? तुरंत गलत। दोनों मिल जा रहे हैं एक साथ। यहाँ पे हम एक को नहीं मिलने दे रहे हैं और ये दोनों मिलने के लिए तैयार है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहां पे क्या है? यहां पे कुछ भी एंटीजन नहीं है, यहां पर है, असमान है, कोई दिक्कत नहीं, सही। यहां पर कुछ भी नहीं, यहां पे है तो क्या है? असमान है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे एंटीजन नहीं है, यहां पर एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि दोनों असमान है। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पे एंटीजन नहीं है तो दोनों समान हो गए, नहीं। यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ पे एंटीजन नहीं है, तो दोनों असमान है। असमान है तो तुरंत आप करिए क्या? सही का निशान लगाएंगे, यानी कि रुधिर आधान होगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दोनों हैं, असमान हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? रुधिर आधान होगा। यहाँ पर रुधिर आधान होगा। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया है? कहीं से कोई डाउट है तो बताइए। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हाँ, ठीक है, ये कोई दिक्कत है? यहां तक चार्ट समझ में आ गया आपको? बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपनी आंखों को, ठीक है, पलकों को थोड़ा सा बड़ा करिएगा और यहाँ पर एक चीज देखिएगा, एक चीज नोटिस करिएगा। क्या नोटिस करना है? नोटिस करना ये है, क्या है? हाँ, नोटिस ये करना है कि अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए कि ये बेचारा जो ए बी है, ए बी ए से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है, ए बी जो है ए बी से भी ले रहा है, ए बी जो है ओ से भी ले रहा है। ये ए बी तो क्या काम कर रहा है? ये तो सबसे रुधिर को ग्रहण कर पा रहा है। ए बी जो है ये सबसे रुधिर को ग्रहण कर रहा है। तो ए बी जब सबसे रुधिर ग्रहण कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सार्वत्रिक ग्राही कहेंगे। सार्वत्रिक ग्राही, ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहेंगे। तो ये ए बी क्या हो गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया, सार्वत्रिक ग्राही हो गया। और पुनः पलकों को थोड़ा सा आप ओपन करिएगा, देखिएगा इस ओ के केस में ओ इसको भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को दे रहा है, अपने आप को भी दे रहा है, तो ओ सबको दे रहा है। तो ये तो यूनिवर्सल डोनर हो जा रहा है, ये तो सार्वत्रिक दाता हो जा रहा है। ये सार्वत्रिक क्या हो जा रहा है? ये सार्वत्रिक दाता हो जा रहा है। तो ओ को हम सार्वत्रिक दाता कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, ओ को हम क्या बोलते हैं? ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। याद रखिएगा, ओ को हम क्या करेंगे? ओ को हम कहेंगे कि ओ जो है यह यूनिवर्सल डोनर है। वो जो है वह सार्वत्रिक दाता है, यानी जिसको चाहेगा, जिसको मन कहेगा वो उसको रुधिर दान कर सकता है। और ए बी जो होता है वह यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि वह सार्वत्रिक ग्राही है, सार्वत्रिक ग्राही। तो ये सारे दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपने इसको समझ लिया है तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपके लिए ये है कि आप इधर लिख दीजिए ओ, इधर क्या लिख देना है आपको? इधर लिख देना है आपको ए बी। ठीक है, ध्यान समझिए, अगर जिसको ना समझ में आया हो ये ध्यान से समझिए कि इधर ओ लिख दे, इधर ए बी लिख दे, इधर क्या लिख दे? ए लिख दे ऊपर, नीचे क्या लिख दे? बी लिख दे। ए लिख दे, बी लिख दे, ए बी लिख दे, ओ लिख दे। इतना तो कर ही सकता है वो। अगर कुछ भी नहीं कर सकता, इतना बूढ़ा कट नहीं करना चाहता है तो इतना आसानी से कर ही सकता है। अब आपको एक तीर का निशान बनाना है। तीर का निशान क्या बनाना है? देखिए, ओ जो है आप ये जानते हैं ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, यानी जिसको चाहे वह रुधिर को दान कर सकता है। तो ओ जो है ए को भी रुधिर दान कर सकता है, ओ जो है ए बी को भी रुधिर दान कर सकता है, ओ जो है वह बी को भी रुधिर दान कर सकता है। ये चीज आपने पढ़ लिया है। और ए बी जो है, ए बी ये सबसे रुधिर को ग्रहण कर सकता है, यानी कि ए बी जो है ये ओ से भी रुधिर ग्रहण कर रहा है, या बी से भी रुधिर ग्रहण कर सकता है, और यह ए से भी रुधिर को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो ये बस आपने इतना अगर बना लिया तो आपका काम खत्म। ठीक है, आप और उसको इजी कर लिए हैं। बस केवल तीर का निशान याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी गलती हो सकती। तीर के मुंह का निशान जो है ये दिखाता है कि ओ जो है बी को दान कर सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, ध्यान समझिए कि ए जो है, ए किसको किसको रुधिर दान कर सकता है? देखिए, ए जो है या ए बी को रुधिर दान कर रहा है। किसको रुधिर दान कर रहा है? ए बी को रुधिर दान कर रहा है। और ए किसको रुधिर दान कर रहा है? तो ए न तो ओ को रुधिर दान कर रहा है, क्योंकि तीर का निशान क्या है? उल्टा। ए न तो बी को रुधिर दान कर रहा है, ए केवल किसको रुधिर दान कर रहा है? ए बी को। और किसको करता है? एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि प्रत्येक रुधिर वर्ग वाला अपने रुधिर वर्ग वाले को रुधिर दान कर सकता है, यानी ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, यानी ए को दे सकता है। तो ए जो है ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, तो किसको नहीं दे सकता है? बचे दो, कौन कौन से? बी और ओ। तो अभ्यास देखिए, ए किसको दे रहा है? ए बी को। और ए चार्ट पे आएंगे तो ए किसको दे रहा है? ए को दे रहा है। किसको दे रहा है? ए बी को दे रहा है। ठीक है, वही चीज आपका निकलकर यहाँ पर भी सामने आ गई, वही चीज आपका निकलकर यहाँ पर भी सामने आ गई। अब ए बी के बारे में देख रहे हैं तो ए बी के बारे में भी आप देख सकते हैं, इसी तरह से बी, इसी तरह से ओ, इसी तरह से ए, सबको आप डिफाइन कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है।
जिसको ना समझ में आया है। कहीं से अब कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। कर ले जाएंगे ना? चलिए पुष्पापाल जी, थैंक यू। कर ले जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अरविंद पाल जी, मैंने बताया आपको। हाँ सक्सेना जी, डॉक्टर बनेंगे आप। चलिए अभी मैं पॉजिटिव निगेटिव पे बात कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ठीक है? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करेगा, ठीक है? एक बार केवल देखिए, आप लोग फालतू में दिमाग लगाते हैं यहां वहां देश का। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक किताब को 100 बार पढ़ते हैं तो वो आपके 100 बार, ठीक है? एक ही सब्जेक्ट को आप 100 किताबों को लेकर पढ़ें, उसकी अपेक्षा करें। वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो यूपी दुविधा हो रही है तो उसको भी देखते हैं। अभी उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? उससे महत्वपूर्ण एक और टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए पिता का ब्लड देने का प्रयास करिएगा, तो अगला जो टॉपिक है वो आप ये बनाइएगा वंशानुगत के आधार पर, ठीक है? वंशानुगत के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, ध्यान से, आधार पर रुधिर वर्ग का निर्धारण करना, रुधिर वर्ग का निर्धारण करना, रुधिर वर्ग का निर्धारण करना, ठीक है? वंशानुगत के आधार पर रुधिर वर्ग का निर्धारण करना, ठीक है? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे हम रुधिर वर्ग का निर्धारण करेंगे। अगर माता पिता का कोई ब्लड ग्रुप दिया गया है तो कैसे हम आने वाले बच्चे में जो है हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आपको मैं एक चार्ट बता रहा हूं, ठीक है? आपको मैं एक चार्ट बता रहा हूं, जैसे कि किताबों में दिया गया होगा, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कहीं पे, कि ये चार्ट आप याद कर लीजिए कि अगर माता में ए ब्लड ग्रुप है, पिता में ए ब्लड ग्रुप है, तो होने वाले बच्चों में कौन सा होगा? या तो ए होगा या तो ओ होगा। तो जब ये ओ हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, क्या नहीं हो सकता है? तो ए हो गया, ओ हो गया, तो बच क्या रहा है? बी बच रहा है, और क्या बच रहा है? ए बी। यानी कि होने वाले बच्चे में बी और ए बी नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर माता में ए ब्लड ग्रुप है, पिता में बी ब्लड ग्रुप है, तो होने वाले बच्चे में या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा, चारों हो सकते हैं। तो क्या नहीं हो सकता है? नील, ठीक है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ए है, ए बी है, यानी कि माता में ए है, पिता में ए बी है, तो होने वाले बच्चे में या तो ए होगा, या तो ए बी होगा, या तो बी। तो क्या बच रहा है? बच रहा है ओ। ओ नहीं हो सकता, ठीक है? इस टाइप से आपको या तो ये चार्ट याद करें, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं उसको समझिए तो आप इस चार्ट से बच सकते हैं, क्योंकि आज तक मुझको भी ये चार्ट याद नहीं है, ठीक है? ध्यान से आइए कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस रुधिर वर्ग का निर्धारण कैसे करते हैं, क्योंकि ये वंशानुगत का मामला है, तो वंशानुगत का मामला अगर है तो हम वंशानुगत को ही आधार बनाते हैं, वंशानुगत को ही आधार बनाते हैं, क्योंकि वंश जो चलता है वंशानुगत आइसो, हीमो, और यही जीन जो होती है ये बेसिकली जो होता है हमारे शरीर में कौन सा रुधिर वर्ग होगा उसका निर्धारण करेगी। लेकिन आपको ये नाम नहीं याद करना है, आपको मैं ये इस वजह से बता रहा हूं कि आप इस आई को याद कर लीजिए, आई को, ठीक है? ये मान लीजिए एक आई प्रकार की जीन है, आई प्रकार की जीन है जो आने वाले हमारे बच्चों में रुधिर वर्ग का क्या करेगी? निर्धारण करेगी। तो अब कैसे आप रुधिर वर्ग का निर्धारण करेंगे? ध्यान समझिए, कैसे आप रुधिर वर्ग का निर्धारण करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक मैं फार्मूला आपको बताता हूं, ठीक है? एक मैं फार्मूला बताता हूं, जैसे क्या फार्मूला बताता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप में कौन सा जीन पाया जाएगा, तो आपको बहुत आसानी से क्या हो गया है? बफरिंग हो रही है,